Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to start our next chapter, that is atomic physics. अब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे आज. ये भी छोटा सा ही चैप्टर है पिछले चैप्टर की तरह जो हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारे पास? एटॉमिक फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14 आई थिंक. तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक फिजिक्स को. एटॉमिक फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ एटम, फिजिक्स ऑफ एटम, इसे हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, और शायद उसके पहले भी अगर पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा, या फिर लेटेस्ट आप लोग 11th में तो पढ़ ही चुके हो. तो 11th का तो ज़रूर याद होगा ही होगा आपको. तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं जल्दी ही. तो एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स को यानी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया. बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया? एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया. बट नेम एंड फेम कुछ ही साइंटिस्ट को मिल पाई. वो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं. सबसे पहले कोशिश की डाल्टन ने, फिर कोशिश की जे थॉमसन ने, फिर कोशिश की रदरफोर्ड ने, और फिर कोशिश की किसने? बोहर ने. इन साइंटिस्ट ने कोशिश की मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने की इन्होंने सबसे पहले क्या की? कोशिश की. तो हम वन बाय वन इन चारों मॉडल्स को आज डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. डाल्टन ने क्या क्या कहा? तो Dalton was a scientist who was the first to define atom. एटम को सबसे पहले डिफाइन करने वाले कौन थे? डाल्टन थे. क्या कहा इन्होंने? एटम इन हिंदी इज आल्सो नोन एज परमाणु. हिंदी के अंदर एटम को और क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं. परमाणु मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और मटेरियल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. इन्होंने क्या कहा? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल. एटम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी पार्टिकल की जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते. ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा. फिर इन्होंने और कुछ भी पॉइंट इसके बताए. क्या क्या थे वो पॉइंट्स? सेम एटम ऑफ सेम पार्टिकल ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या मतलब इस सेंटेंस का? सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या मतलब है इसका? कि अगर जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड है. इस बोर्ड के मैं इतने छोटे छोटे पीसेस कर दूँ, इसको एटम में कन्वर्ट कर दूँ छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स का हर एक का शेप, साइज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी. यानी अगर मैं मेरी बॉडी को बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर लूँ तो उनकी हर एक की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी. और दूसरा इसका जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट था वो क्या था? कि अगर डिफरेंट एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. अगर डिफरेंट एटम है, जैसे एक एटम इस मार्कर का है और एक एटम मेरी इस वॉच का है, तो इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी. फिर बहुत सिंपल सा एक जो आपने पढ़ा है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये भी किसने कहा? डाल्टन अंकल ने. तो ये सब प्रॉपर्टीज इन्होंने कही. और इसके अलावा और जो प्रॉपर्टी आप लोग केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम रहते हैं. जैसे एक रिएक्शन हम लिखते हैं CH4 प्लस HCl, और क्या बन गया इससे?
CH3 प्लस HCl, तो इसे क्या बन जाएगा CH4Cl। तो ये जो रिएक्शन है क्या है, बैलेंस्ड है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। या फिर और कोई रिएक्शन जैसे N2 प्लस 3H2, तो क्या बनता है 2NH3, अमोनिया की रिएक्शन होती है, बेसिक सी रिएक्शन है। बट सारी केमिकल रिएक्शंस में यही फॉलो होता है, क्या, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग थे, उधर जाके क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो सिर्फ एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, और वो हमेशा होल नंबर्स में लिखते हैं। कौन से नंबर्स में लिखते हैं, होल नंबर्स में। ये नहीं है कि आपने इंटीजर्स में लिख लिया उनको, इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव एटम का नंबर कर दिया, या फिर डेसिमल्स में लिख लिया। ये सिर्फ होल नंबर्स में होंगे, और वो भी पॉजिटिव। यानी आप आधा हाइड्रोजन नहीं ले सकते, आप आधा ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते। सिंपल सा मतलब यही है इसका। फिर बस ये इतना ही बता पाए, उसके अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में ये नहीं बता पाए। दूसरे जो साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिश की वो थे थॉमसन। कौन थे, थॉमसन। थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। क्या कहा उन्होंने कि एटम जब होता है, एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम क्या होता है, एक स्फीयर होता है। क्या होता है, स्फीयर होता है। कौन से चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर, यानी एक गोला होता है जिसपे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए रहते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन रखे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या रखे हैं, रखे हुए रहते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी किसने कहा, थॉमसन ने। ये भी किसने कहा, थॉमसन ने। इन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया कुछ खाने पीने की चीज़ों से, आपको सबको याद है अच्छे से। इन्होंने कंपेयर किया किससे, वाटरमेलन से। इन्होंने कंपेयर किया केक से, और कंपेयर किया बूंदी के लड्डू से। बूंदी के लड्डू से, इन तीनों चीज़ों से इन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, वाटरमेलन। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट था उसे क्या कहा इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जो सीड्स थे, जो बीज थे, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स। फिर किसे कंपेयर किया, केक से। केक की जो ब्रेड वाला पार्ट होता है उसे क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जो डेकोरेशन उसके ऊपर थी उनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स। बूंदी के लड्डू, पीले कलर के बूंदी के लड्डू आते हैं, खाया भी आप लोगों ने खूब। तो ये जो लड्डू आते हैं इनमें कुछ रेड पार्टिकल्स भी होते हैं, रेड दाने भी होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो येलो पार्टिकल है वो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और जो रेड पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल क्यों रहते हैं, एटम स्टेबल क्यों रहते हैं, और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं या नहीं करते हैं। ये दोनों चीज़ें ये नहीं बता पाए। ये इनके क्या थे, ड्रॉबैक्स। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, एक तो स्टेबिलिटी, कि एटम स्टेबल होता है या नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, ये नहीं बता पाए। और क्या नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। इलेक्ट्रॉन किस में होता है, रेस्ट में होता है या मोशन में होता है, ये भी ये नहीं बता पाए। तो इस वजह से इनका मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया था। तो नेक्स्ट जो मॉडल दिया वो किन्होंने दिया, रदरफोर्ड ने। किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो अब उनका एटॉमिक मॉडल देखते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। ओके, अभी हमने दो एटॉमिक मॉडल पढ़े, एक था थॉमसन का, एक था डेल्टन का। अब जो तीसरा एटॉमिक मॉडल है वो किसका है, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और इनका एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, ध्यान से देखिए इस डायग्राम में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल की गन है, यहाँ से क्या बाहर निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। क्या बाहर निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। ये दोनों क्या है, इसके अंदर बैरियर्स है। ये दोनों क्या है, बैरियर्स। ये बैरियर्स क्यों लगाए हैं, ताकि अल्फा पार्टिकल की जो रे है वो सिंपल सीधी सीधी निकले इस तरह से। ये क्या है, गोल्ड फॉइल। ये क्या है, गोल्ड फॉइल।
ये क्या है, ये जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन है। क्या किया रदरफोर्ड ने, सबसे पहले इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और वी कैन से 2He4, अल्फा पार्टिकल और वी कैन से 2He4 हीलियम का एक एटम क्या किया, बॉम्बार्डेड किया। इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती हैं। क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल की रे को गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने क्या किया, बॉम्बार्ड किया। किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो इन्होंने इन पार्टिकल्स को जब बॉम्बार्ड किया तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। और कौन सी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने छोड़ा, जिंक सल्फेट की स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि इसकी थिकनेस क्या थी, बहुत कम थी, तो सारे के सारे पार्टिकल्स को क्रॉस किए। अब क्रॉस करने के बाद कहाँ जाके टकरा रहे थे, इसके लिए हमने क्या लगा ली, जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगा ली। जिंक सल्फेट की स्क्रीन पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो वहाँ पे एक शाइन क्रिएट हो रही थी। क्या क्रिएट हो रही थी, शाइन क्रिएट। बट वो शाइन भी हमें दिखाई नहीं देती, तो हमने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया उसके जस्ट पीछे, एक मूविंग माइक्रोस्कोप हमने लगा दिया। ये माइक्रोस्कोप इसके ऊपर क्या कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था और इजीली जहाँ पे भी स्पॉट बन रहे थे, जहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल्स आके टकरा रहे थे, उसकी पोजीशन को ये चेक कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर आके ये टकरा है। तो ये किया किसने, रदरफोर्ड ने। कौन से पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल। उसकी एक सिंगल बीम आए, इसलिए उन्होंने एक बैरियर का सिस्टम बना दिया। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ये कोई एटम है, तो इन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर जो रेज थी वो कैसे चले गई, अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, सीधे के सीधे चले गए, बिना उनकी डायरेक्शन में चेंज हुए। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, सीधे चले गए, बिना उनकी डायरेक्शन में चेंज हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से वापस आ गया। इन्होंने ये सारे कंक्लूजन्स उससे निकाले। अल्फा पार्टिकल्स की रेस कुछ सीधी चली गई, कुछ का पाथ चेंज हो गया, और कुछ एक रे ऐसी थी जो वापस उसी डायरेक्शन में आ गई। ये इन्होंने इससे क्या किया, कंक्लूजन निकाला। तो इनके कंक्लूजन क्या क्या निकले इससे, इन्होंने 3 कंक्लूजन इससे निकाले। पहला, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब उनके पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ डिफ्लेक्ट हुए, जो न्यूक्लियस के पास से निकले। जो न्यूक्लियस के पास से निकले वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। कुछ पोर्शन उनका क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और मोस्ट अनडिफ्लेक्टेड, सम वर डिफ्लेक्टेड, जो न्यूक्लियस के जो सेंटर के पास से निकले। और एक अल्फा पार्टिकल 20,000 अल्फा पार्टिकल में ऐसा था जो वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया, जो वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया। ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकाले, कंक्लूजन्स निकाले। क्या निकाले, कंक्लूजन्स। इनके बाद क्या इन्होंने रिजल्ट निकाला, क्या इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। इन्होंने जस्टिफिकेशन कैसे दिया कि ये जो रिजल्ट्स आए, ये रिजल्ट्स क्या हैं, उन साइंटिस्ट के लिए इनक्रेडिबल थे। क्या थे, इनक्रेडिबल। तो इन्होंने रिजल्ट्स को क्या बताया, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स थे। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय रिजल्ट्स थे इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने रिजल्ट्स को कंपेयर किया, जैसे एक बॉल एक पेपर को जाके हिट कर रही है, पेपर का कुछ नहीं हुआ और बॉल वापस आ गई। कैसे, जैसे ये मेरा हाथ एक पेपर है, मैंने इसके ऊपर एक बॉल को इस तरह फेंका, बट बॉल के कुछ, पेपर के कुछ नहीं हुआ और बॉल वापस आ गई। ये रिजल्ट्स उन्होंने इस तरह इसको क्या बताया, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। क्यों, क्योंकि गोल्ड फॉइल की थिकनेस ही वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। तो गोल्ड फॉइल की थिकनेस जब बहुत ज़्यादा कम थी तो क्या हुआ, इस तरह से वो बॉल आई, तो गोल्ड फॉइल झुकनी चाहिए थी बट वो सीधी की सीधी वापस आ गई बॉल टकरा के। तो ये रिजल्ट्स इनके हैं, इन्होंने को क्या कहा, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स थे। और इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट इन्होंने निकाला कि एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली होता है। एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली। फिर इन्होंने क्या कहा
कि जो उसका सारा मास है वो कहाँ होता है, उसके सेंटर पे। वो उसके कहाँ होता है, उसके सेंटर पे। जो उसका मास होता है वो कहाँ होता है, उसके सेंटर पे। और उसको इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा, न्यूक्लियस। और फिर इन्होंने क्या कहा कि जो ये खाली जगह है वहाँ पे कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वहाँ पे कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इन्होंने रिजल्ट्स बताए। रिजल्ट्स के बाद इन्होंने मॉडल दिया अपना। क्या दिया, मॉडल, जो कौन सा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या कहा इन्होंने इस मॉडल में कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो क्या होता है, खाली, और उसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एटम का ज़्यादा पार्ट क्या होता है, खाली होता है, उसके सेंटर पे कौन रहता है, न्यूक्लियस, जिस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो खाली जगह होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और वो कौन से पाथ में रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं हेलिकल पाथ के अंदर। वो किसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, हेलिकल पाथ के अंदर। और जो न्यूक्लियस की साइज होती है, जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि एटम की साइज होती है अराउंड 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻15 मीटर। तो जो न्यूक्लियस की साइज होती है उसकी साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, बट उसका मास, उसके अंदर क्या होता है, उसका सारा का सारा मास होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसका सारा का सारा मास होता है। इज दैट क्लियर? ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने। बट जैसे बाकी दोनों मॉडल्स फेल हुए, ये मॉडल भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्या रीजन था इसका? इन्होंने हेलिकल पाथ क्यों चूज किया, उसका रीजन ये नहीं बता पाए थे। हेलिकल पाथ का मतलब वो पाथ जिसमें रेडियस इंक्रीज होती जाती है इस तरह से। तो इन्होंने ये वाला पाथ क्यों चूज किया, जिसके सेंटर पे ये था। वो सर्कल भी ले सकते थे, गोला भी ले सकते थे, और वो एग शेप भी ले सकते थे, एलिप्टिकल शेप भी ले सकते थे, बट इन्होंने हेलिकल पाथ ही क्यों चूज किया ये नहीं बता पाया। और साथ में कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है रेगुलरली, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रेगुलरली घूम रहा है तो उसकी एनर्जी का लॉस हुआ होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रेगुलरली घूम रहा है तो एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। और अगर एनर्जी का लॉस हुआ होगा तो कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाने चाहिए थे। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से इनका मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। इनके मॉडल की जो कमियां थी वो किसने दूर की, लास्ट वाले अंकल ने। कौन से, बोहर साइंटिस्ट ने। तो बोहर साइंटिस्ट ने क्या बताया अपने मॉडल के अंदर, वो अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कहा। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इन्होंने क्या किया, जो भी कमियां थी रदरफोर्ड की उनको दूर किया। उनको क्या किया, दूर। कैसे दूर किया, इन्होंने क्या कहा, ठीक है सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस। सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। इन्होंने हेलिकल पाथ वाले कंसेप्ट को ही हटा दिया। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जिनके अंदर वो रोटेट करते हैं उन्हें क्या कहा इन्होंने, ऑर्बिट या फिर शेल। ऑर्बिट या फिर शेल। सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने ऑर्बिट्स के नाम रखे, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इन्होंने इसका नाम रखा के, दूसरी ऑर्बिट का नाम रखा एन, तीसरी का नाम रखा एन, आगे NOP। इस तरह से इन्होंने ऑर्बिट्स का क्या रखा, नाम रखा। क्या किया बोहर ने, सिर्फ रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। क्या कहा, सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स किस में रोटेट करते हैं, ऑर्बिट्स में। ये ऑर्बिट्स क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। इनका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो इन्होंने इस तरह से इसकी कमियों को दूर किया।
ऑर्बिट्स का नाम क्या रखा, KLM। और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर आएंगे उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, क्या, 2n²। क्या फॉर्मूला बताया, 2n²। यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, तो इन्होंने n की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो 2 × 1² कितना हो गया, 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। फिर सेकंड ऑर्बिट में 2 × 2² कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8। यानी सेकंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3² तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की। ये इन्होंने कहा। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या कहा, ये जो ऑर्बिट्स होती हैं इन सब की एनर्जीज अलग अलग होती हैं। जो सबसे पास वाली ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इसकी थोड़ी ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा। और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जाते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जाते हैं, तो वो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। यानी कभी एनर्जी कम हो जाती है, कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर वो एक लोअर एनर्जी शेल, जैसे फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। तो वो एनर्जी गेन कर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अगले शेल में चला जाएगा। जैसे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो लोअर शेल से, लोअर एनर्जी से, लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, हायर में, लोअर टू हायर। और एनर्जी लिबरेट होगी। एनर्जी क्या होगी, लिबरेट। लिबरेट का मतलब छोड़ेगा। तो वो हायर ऑर्बिट से कहाँ आ जाएगा, लोअर में। हायर ऑर्बिट से कहाँ आ जाएगा, लोअर में आ जाएगा। उसकी एनर्जी कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिरेगा ही नहीं। और एक बात, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स मिलते हैं। एक होता है कौन सा, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स मिलते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या रहता है, इक्वल रहता है। अगर एटम स्टेबल है, अपने फ्री फॉर्म के अंदर है, तो इनका नंबर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हमेशा इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ रहता है जिसकी वजह से वो रोटेट करता रहता है। तो इस तरह से इन्होंने रदरफोर्ड की मॉडल की जितनी भी कमियां थी वो सब क्या कर दी, दूर कर दी, एलिमिनेट कर दी। इसके अलावा इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स भी दिए, या फिर हम बोल सकते हैं 3 मेन पॉइंट्स भी दिए। वो पॉइंट्स क्या हैं वो आपको ध्यान से समझने हैं। यहाँ तक हम लोग 10th में पढ़ चुके थे। अब ये पोस्टुलेट्स नए हैं, हो सकता है आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ लिए हों, बट एक बार वापस से इनको देखते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स क्या थे, बोर का पहला पोस्टुलेट, बोर ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो आपको पता है एक फोर्स अप्लाई होता है। एक क्या अप्लाई होता है, फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उसका जो फोर्स होता है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, सेंटर की तरफ। उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ये इक्वल है किसके, कुलाम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुलाम्स लॉ है, कुलाम्स लॉ याद है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। तो बोर ने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू कुलाम्स फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, कुलाम्स फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू कुलाम्स फोर्स अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। क्यों, क्योंकि जब रोटेट कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और अट्रैक्शन में है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, कुलाम्स फोर्स।
इन दोनों को उन्होंने इक्वल कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। कूलम्ब्स फोर्स हमने 12th में ही पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में क्या था? kq1 q2/r²। एक r से एक r कैंसिल, mv² किसके इक्वल आ गया? kq1 q2/r। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया फर्स्ट पोस्टुलेट से। क्या आ गया? mv² = kq1 q2/r। नाउ व्हाट इज q1 एंड q2? अब ये q1 और q2 क्या है? q1 अगर हम q1 मानते हैं न्यूक्लियस के चार्ज को, किसके चार्ज को मानते हैं? न्यूक्लियस के चार्ज को। तो न्यूक्लियस पे दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो q1 = z × e। q1 किसके इक्वल है? z × e। z क्या होता है? बहुत सिंपल सा नाम है इसका, एटॉमिक नंबर। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? Ze। ये क्या लिखा हुआ है? Ze। दिस इज Ze। और q2 एक इलेक्ट्रॉन तो e। तो हम q1 और q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? mv² = z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू e इंटू k/r। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? mv² = kZe²/r। ये हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट आ गया। कौन सा पोस्टुलेट आ गया? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है? द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रोटेशन और रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है सबको? सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकंड पोस्टुलेट भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। वो होता है क्या कि द लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या है? m × v। एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होता है किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। mvr = h/2π और उसका इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसके क्या होता है? इक्वल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये बोर का क्या है? सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है, अपना ऑर्बिट चेंज करता है, तो ऑर्बिट को चेंज करते टाइम जो एनर्जी का लॉस होता है वो एक फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है। जैसे E2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस E1 = h × μ, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। वो किसके इक्वल होगा? h × μ के। या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों ही केस में किसके इक्वल होगा? h × μ के। गेन कब होगा? जब वो लोअर एनर्जी शेल से कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी शेल में। और लॉस कब होगा? जब वो हायर एनर्जी शेल से कहाँ आएगा? लोअर एनर्जी शेल में। तो ये जो लॉस या गेन है ये इसी से रिप्रेजेंट होगा। E2 - E1 = h × μ। अब ये टर्म्स हैं क्या? n मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, k याद है कूलम्ब्स लॉ का कांस्टेंट 9 × 10⁹, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, r रेडियस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट तक रेडियस, सेकंड है तो सेकंड तक रेडियस। m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 2π कांस्टेंट है। E2 एनर्जी, E1 आल्सो एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू क्या है? म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। इन तीनों पोस्टुलेट्स का यूज करके
इन तीनों पॉस्टुलेट्स का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द रेडियस, वी विल फाइंड द वेलोसिटी, we will find the time period, the kinetic energy, potential energy and the total energy in our next class. इन तीनों पॉस्टुलेट्स का यूज करके हम क्या क्या निकालेंगे? क्लियर है? रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.